हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लक्ष्य तेरा सामने। टीआरएम जूनियर अकाउंटेंट के लिए अकाउंट का एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं कि अकाउंट के बारे में लेखांकन क्या है, लेखा शास्त्र क्या है, पुस्तपालन क्या है और लेखांकन का बेसिक परिचय क्या बोलता है। लेखांकन का बेसिक बताएंगे आज और आइडेंटिफिकेशन अकाउंट लेखांकन का परिचय देखेंगे पूरा का पूरा। तो आइए स्टार्ट करते हैं टीआरएम जूनियर अकाउंटेंट के लिए अकाउंट का एक चैप्टर, स्टार्टिंग का बेसिक चैप्टर। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोला है कि लेखांकन का परिचय। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग। आगे नेक्स्ट, लेखांकन का अर्थ लेखों से है, यानी कि लेखांकन का अर्थ क्या है? अभिलेखन करना, रिकॉर्ड करना। किसका करेंगे रिकॉर्ड? व्यवहारों का, लेन देनों का, घटनाओं का, जो मुद्रा के बदले में वस्तु का लेन देन, जो कि उद्देश्य क्या होना चाहिए? लाभ कमाने का उद्देश्य, वो व्यवसाय होता है। और व्यवसाय से रिलेटेड सारे के सारे लेन देन व्यवहारों का लेखा करना, अभिलेखन करना, वो लेखांकन कहलाता है। तो लेखांकन का अर्थ क्या है? लेखों से है। ठीक है, नेक्स्ट, लेखांकन का अर्थ अगर इतिहास में जाके देखे, इन हिस्ट्री में जाके अपन देखें कि लेखांकन का अर्थ क्या है, लेखांकन कहाँ से आता है, तो कुछ इस प्रकार नजर आता है। किस प्रकार नजर आता है देखते हैं। लेखांकन का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी की सभ्यता। द हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग इज ओल्ड एज सिविलाइजेशन। बोला है कि लेखांकन का इतिहास कितना पुराना है जितनी की सभ्यता। सभ्यता जहाँ तक पुरानी दिखती है उतना ही पुराना लेखांकन का इतिहास है। क्योंकि वस्तु विनिमय देखा जाए या रिकॉर्ड करने का तो पहले अभिलेखों, प्रशस्ति, शिलालेखों, उन पर रिकॉर्ड किया करते थे। ठीक है, एक पट्टी हुआ करती थी, उस पर भी रिकॉर्ड करने का एक कार्य चलता था। ये इतिहास में बताते हैं अपन को। ठीक है, अब अकाउंटिंग का इतिहास देखते हैं कि अकाउंटिंग किस प्रकार से आया, कौन से देशों से अकाउंटिंग ज़्यादा भारी मात्रा में देखने को मिला है। तो देखते हैं अकाउंटिंग के बारे में कि लेखांकन पहली बार आज से लगभग 4,000 वर्ष पूर्व, कितने 4,000 वर्ष पूर्व बेबीलोनिया एवं इजिप्ट देशों में, जहाँ मजदूरी एवं करों के भुगतान संबंधी लेन देनों का लेखा मिट्टी की पट्टी पर किया जाता था। किस पट्टी पर? मिट्टी की पट्टी पर किया जाता था। हालांकि इस तथ्य के लिए इतिहास साक्षी है। तो ये तथ्य बताता है बेबीलोनिया एक नगरी है एवं इजिप्ट जैसे देशों में मजदूरी एवं करों के भुगतान संबंधी लेन देनों को एक मिट्टी की पट्टी पर लिखते थे, दर्शाते थे और मिट्टी की पट्टी पर अभिलेखन करते थे। तो इस प्रकार के तथ्य इतिहास से अपन को देखने को मिले हैं। नेक्स्ट, देखो विश्व में लेखांकन का इतिहास क्या बोलता है। इन केस ऑफ विश्व में वर्ल्ड में लेखांकन का इतिहास क्या बोलता है। देखते हैं कि बेबीलोनिया, ये देखते हैं कि बेबीलोनिया को वाणिज्य नगरी के नाम से जाना जाता था। तो ये इस प्रकार क्वेश्चन पूछते हैं कि वाणिज्य नगरी के नाम से कौन सी शहर जाना जाता था। तो बेबीलोनिया एक नगरी थी जिसे वाणिज्य नगरी कहते थे। फिर ग्रीस में लेखांकन का प्रयोग कुछ आगमों, कुछ भुगतानों एवं सरकारी लेन देनों के शेष का ब्यौरा रखने का अभिलेखन किया गया था। ग्रीस में क्या आगम, कुल भुगतान एवं सरकारी लेन देनों के शेष को ब्यौरा रखने का अभिलेख मिलता है कि ग्रीस में भी इस प्रकार के लेखांकन हुआ करता था। फिर रोमवासी विवरण पत्र अथवा दैनिक बही का प्रयोग करते थे। रोमवासी किसका प्रयोग करते थे? विवरण पत्र अथवा दैनिक बही का। चीन में 2000 ईसा पूर्व में ही बहुत ही परिष्कृत रूप से राजकीय लेखांकन का उपयोग होता था। चीन में क्या? राजकीय लेखांकन का। अब देखा जाए तो देखो, बेबीलोनियन नगरी को अपन वाणिज्य नगरी कहते हैं। ग्रीस में कुल आगम, कुल भुगतानों, इन सभी का सरकारी लेन देनों का लेखा रखना या ब्यौरा रखना। और रोमवासी विवरण पत्र अथवा दैनिक बही के द्वारा। और चीन राज्य के लेखांकन का उपयोग किस प्रकार करते हैं उनका एक ब्यौरा देता है। नेक्स्ट, अब विश्व में लेखांकन का इतिहास इस प्रकार है। आगे देखते हैं कि भारत में लेखांकन का इतिहास किस प्रकार है। भारत में लेखांकन का इतिहास देखें, भारत में लेखांकन प्रचलन 23वीं शताब्दी पूर्व, कितना 23वीं शताब्दी पूर्व कौटिल्य के समय माना जाता है। कौटिल्य के समय माना जाता। अब कौटिल्य, चाणक्य, कौटिल्य के नाम से तो अपन अर्थशास्त्र में देखते हैं कि अर्थशास्त्र का जनक कौटिल्य को माना जाता है। तो देखते हैं, कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में एक मंत्री था। कौटिल्य कौन था? एक चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में एक मंत्री था, तथा जिसने अर्थशास्त्र के नाम से एक पुस्तक लिखी थी। अब ये देखो, इसमें दे रखा है कि अर्थशास्त्र के नाम से एक पुस्तक किसने लिखी? कौटिल्य ने। और अर्थशास्त्र पुस्तक में लेखांकन अभिलेखों को कैसे रखा जाए का वर्णन किया गया था। अब भारत में इसका वर्णन कहाँ से मिलता है कि कौटिल्य ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, जिसमें लेखांकन अभिलेखों को किस प्रकार रखा जाए, उसका वर्णन किस प्रकार करें, उनके बारे में पूरा का पूरा गिवन था। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि भारत में इसका ये साक्ष्य मिले हैं लेखांकन के। ठीक है, आगे नेक्स्ट, तो इस पुस्तक में अर्थशास्त्र में दे रखे तो ये माना जाएगा कि भारत में वहाँ से देखने को मिले कि इतिहास ये साक्षी है। नेक्स्ट, ये भारत के संदर्भ में हो गया। अब देखते हैं कि लुकास पैसियोली नाम आता है। जब अपन लेखांकन पढ़ते हैं, अकाउंट पढ़ते हैं, तो लुकास पैसियोली नाम अपने जहन में आता है कि अपने को देखना मिलता है, क्योंकि ये ड्यूल अकाउंटिंग सिस्टम यानी कि द्विपक्षीय अवधारणा का जनक माना जा सकता है, माना जाता है, अकाउंटिंग का जनक माना जाता है लुकास पैसियोली। तो आइए देखते हैं लुकास पैसियोली के बारे में और लुकास पैसियोली ने किस प्रकार की अवधारणाएं दी है अपने जीवन काल में। आइए उनके बारे में पढ़ते हैं।
लुकास पेसियोली। जब लेखांकन की बात आती है तो लुकास पेसियोली का नाम जहन में आता है। बिल्कुल, जब लेखांकन की बात आती है तो लुकास पेसियोली नाम तो आना ही चाहिए। जिस प्रकार अर्थशास्त्र में कोटिली नाम आता है, उसी प्रकार अपने अकाउंटिंग में लुकास पेसियोली नाम हर एक वाणिज्य वर्ग के स्टूडेंट के भीतर घूमता है। उनको लेखांकन का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ अकाउंटिंग किसे कहते हैं? लुकास पेसियोली को। अब इन्होंने बुक्स लिखी थी। बुक्स कौन कौन सी लिखी? एक सुमा डे अर्थमेट्रिक जियोमेट्रिक प्रोपोर्शनलिटी फॉर प्रोपोर्शन, यानी कि अंक गणित एवं रेखा गणित के पुनरावलोकन के अंश, ये लिखी थी किसने? लुकास पेसियोली ने। और लुकास पेसियोली ने दूसरी पुस्तक लिखी थी डी कंपोसेट स्क्रिप्चर्स, यानी कि ये लेटिन भाषा में थी। किस भाषा में? लेटिन भाषा में। डी कंपोसेट स्क्रिप्चर्स नामक पुस्तकें, ये दो प्रकार की पुस्तकें लुकास पेसियोली ने लिखी थी। नेक्स्ट देखते हैं इनके बारे में क्या बोलता है। देखो, ये हैं लुकास पेसियोली। लेखांकन के लुकास पेसियोली को किस किस नाम से जाना जाता है? एक लेखांकन के पिता, फादर ऑफ अकाउंटिंग, द्विपक्षीय लेखा प्रणाली का जनक, दोहरा लेखा प्रणाली सिद्धांतों का प्रतिपादक। ये इस प्रकार के पूछा जा सकता है कि दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो लुकास पेसियोली। द्विपक्षीय लेखा प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? तो नाम आता है लुकास पेसियोली। और लेखांकन के पिता भी लुकास पेसियोली। जहाँ ये देख रहे हैं लुकास पेसियोली, इनकी ये पिक है लुकास पेसियोली की, जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं खातों में किस प्रकार से कौन से लेन देन लिख रहे हैं, इनके बारे में बताते हैं। तो ये अपने लुकास पेसियोली। और लुकास पेसियोली इटली के वेनिस शहर में जन्मे थे। इटली के कौन से वेनिस शहर में इनका जन्म हुआ था लुकास पेसियोली को। तो इनके बारे में ये तीन बातें अवश्य याद रखने की। फादर ऑफ अकाउंटिंग, ड्यूल अकाउंटिंग सिस्टम के फादर, और दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों का प्रतिपादक इन्हें माना जाता है। ये हैं अपने लुकास पेसियोली। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है। वन लाइनर किस प्रकार है कि लेखांकन की शुरुआत 15वीं शताब्दी के अंत में मानी जाती है। दूसरा ऐसा आ सकता है कि लेखांकन की शुरुआत कब मानी जाती है? 14वीं शताब्दी के अंत में, 15वीं शताब्दी के शुरुआत में, 15वीं शताब्दी के अंत में, या 16वीं शताब्दी के शुरुआत में। तो 15वीं शताब्दी के अंत में लेखांकन की शुरुआत मानी जाती है। लेखांकन का पिता, वैसे अभी देखा था, लुकास पेसियोली को लेखांकन का पिता कहते हैं। और बुक डी कॉम्पेसेट स्क्रिप्चर्स नामक पुस्तक शब्दस्व स्वरणों को लुकास पेसियोली ने लिखी थी। अब ये पूछ सकता है कि डी कॉम्पेसेट स्क्रिप्चर्स नामक पुस्तक लुकास पेसियोली ने कब लिखी? तो 1494 को शब्दस्व स्वरणों में लिखी थी। आगे, डी कॉम्पेसेट स्क्रिप्चर्स नामक पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद हुइज ओल्ड कैसिल ने किया था। कब किया था? 1543 में किया था, 1543 में। ठीक है, 1543 में किसने किया? ह्यूज ओल्ड कैसिल ने। ये इंपॉर्टेंट है बातें याद रखने की। हिस्ट्री में अपन यही देखते हैं, इस प्रकार की क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लुकास पेसियोली की कौन कौन सी पुस्तकें, और ये पुस्तक कब लिखी? 1494। और इस डी कॉम्पेसेट स्क्रिप्चर्स पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? ह्यूज ओल्ड कैसिल ने। कब किया? 1543 में। ठीक है, फिर एक पुस्तक और आती है कि द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के लेखक एडवर्ड जॉन ने यह पुस्तक 1795 में लिखी थी। तो द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग नाम आते ही इसके लेखक है एडवर्ड जॉन। एडवर्ड जॉन ने लिखी थी। और पुस्तक कब लिखी? 1795 में, 1795 में। ठीक है, ये वन लाइनर क्वेश्चन याद रखना, इंपॉर्टेंट डेट याद रखना ना। और इंग्लिश में अनुवाद किसने किया? ये। और नई एक बुक है द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, ये किसने लिखी? तो एडवर्ड जॉन ने। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखांकन की सीढ़ियाँ। अब लेखांकन की सीढ़ियाँ, स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग स्टेप किस प्रकार के चलते हैं? देखो, ये हैं अकाउंटिंग, पुस्तपालन, बुक कीपिंग। फिर आता है लेखांकन, अकाउंटिंग, फिर लेखा शास्त्र। ये कह सकते हैं कि पुस्तपालन लेखांकन का भाग है, और लेखांकन लेखा शास्त्र का भाग है। तो सबसे छोटा होता है पुस्तपालन। तो पुस्तपालन को कह सकते हैं कि ये लेखांकन का, ये प्रथम सीढ़ी है और लेखांकन का पहला भाग है। फिर लेखांकन का भाग है। फिर लेखांकन किसका भाग होता है? अर्थ लेखा शास्त्र का भाग लेखांकन कहलाता है। और लेखा शास्त्र एक विस्तृत रूप में होता है जिसमें पुस्तपालन और लेखांकन दोनों सम्मिलित होते हैं। ये लेखांकन की सीढ़ियाँ। तो ऐसे पूछा जाए कि लेखांकन की प्रथम सीढ़ी कौन सी है? तो पुस्तपालन। लेखांकन की द्वितीय सीढ़ी कौन सी है? तो आता है लेखांकन यानी अकाउंटिंग। ठीक है, इस प्रकार से ये। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है? नेक्स्ट है लेखांकन है कला एवं विज्ञान दोनों। जिस प्रकार अपन ने देखा था कि सांख्यिकी भी कला एवं विज्ञान दोनों हैं, अर्थशास्त्र भी कला एवं विज्ञान दोनों हैं, व्यवसाय भी कला एवं विज्ञान दोनों हैं, तो इसी प्रकार लेखांकन भी कला एवं विज्ञान दोनों हैं। अब लेखांकन की आवश्यकता है सही लाभ हानि की गणना करना हेतु। बिल्कुल, आवश्यकता इसलिए पड़ी कि सही लाभ हानि की गणना कर सके, इस प्रकार हम लेखांकन करेंगे। सही आर्थिक स्थिति का पता लगाने हेतु। अब व्यवसाय की आर्थिक स्थिति क्या है? एक टाइम पीरियड होता है, एक ईयर के भीतर भीतर अपने उस टाइम पीरियड में अपन आर्थिक स्थिति निकालते हैं कि व्यवसाय सही चल रहा है या व्यवसाय मतलब गर्त में जा रहा है। तो इस प्रकार अपन सही आर्थिक स्थिति का पता लगा सकते हैं। व्यवसाय पर प्रभावी नियंत्रण। तो इस प्रकार व्यवसाय पर प्रभावी नियंत्रण, ये लेखांकन की आवश्यकता होती है कि क्या क्या लेखांकन करता है। नेक्स्ट देखते हैं लेखांकन के आधार। अब देखो, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के आधार। आधार क्या क्या है अकाउंटिंग के? एक होता है रोकड़ आधार, एक होता है उपार्जन आधार। रोकड़ आधार और दूसरा है उपार्जन आधार। अब कैश बेसिस और इसे बोलते हैं एक्रूअल बेसिस।
कैश बैलेंस पढ़ते हैं पहले। नकद में प्राप्ति तथा नकद में भुगतान ये व्यवसाय में उपयुक्त आधार नहीं है। तो ये माना जाता है इसमें रोकड़ आधार वही होता है जो नकद में प्राप्त किया और नकद में अपने भुगतान किया, हाथों हाथ ही। ये व्यवसाय में उपयुक्त आधार नहीं होता, इसे उपयुक्त आधार नहीं माना जाता है। जैसे एग्जाम्पल ये एनपीओ या पेशेवर संस्थाओं में इसका प्रयोग किया जाता है और इसका रोकड़ आधार का प्रयोग व्यवसाय में नाम मात्र किया जाता है। किस प्रकार नाम मात्र, यानी कि इनका न के बराबर इसका प्रयोग किया जाता है रोकड़ आधार। फिर आता है उपार्जन आधार। चालू वर्ष से संबंधित समस्त मदों का लेखा भले ही नकद प्राप्त हो या नहीं। उपार्जन आधार किसी क्या बोलते हैं कि नकद प्राप्त हो या ना हो, अपन को लेखा आज ही तो करना है। आज ट्रांजेक्शन या आज लेन देन किया है, आज ही व्यवहार या घटना हुई है, तो उसका लेखा आज ही करना है। चाहे उसमें कैश मिला हो या ना हो, रोकड़ मिली या ना मिली, उससे कोई मतलब नहीं, उसका लेखा आज ही करना है। तो ये उपार्जन आधार इससे संबंधित होती है। तो व्यापारिक संस्थाएं इसमें श्रेष्ठ आधार माना जाता है। ये समायोजन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और सामान्यतः ये आधार व्यवसाय के लिए उपयुक्त माना जाता है। कौन सा उपयुक्त माना जाता है? उपार्जन आधार व्यवसाय के लिए उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, यहाँ सामान्य जनरली वर्ड यूज किया है, तो अपन देखते हैं कि कौन सा बेस्ट माना जाता है। तो उपार्जन आधार व्यवसाय की दृष्टि से बेस्ट माना जाता है, एक्रूअल बेसिस। ठीक है, नेक्स्ट लेखांकन के उपयोगकर्ता। अब देखो लेखांकन के उपयोगकर्ता दो तरह के होते हैं, एक आंतरिक उपयोगकर्ता होता है, एक बाह्य उपयोगकर्ता होता है। अब देखो आंतरिक उपयोगकर्ता में उसकी क्या क्या डेफिनेशन, एक विस्तृत पहुंच होती है आर्थिक उपयोगकर्ता की, एक अधिक विश्वसनीय भी होता है और प्रकाशित डेटा भी कलेक्ट करते हैं। और बाह्य उपयोगकर्ता में वो बाहर के होते हैं, तो सीमित पहुंच होती है उनकी, बहुत कम मात्रा में, यानी उसकी उपयोगिता लेखांकन में बहुत कम होती है, कम विश्वसनीय होते हैं। बाहर के होंगे तो डेफिनेटली वो कम विश्वसनीय होंगे। और प्रकाशित आंकड़े, वो सिर्फ प्रकाशित आंकड़े होते हैं, अप्रकाशित आंकड़े इसमें शामिल नहीं होते। और इसके एग्जाम्पल देखिए आंतरिक उपयोगकर्ता होते तो स्वामी आता है, प्रबंधक आता है, लेनदार आता है, देनदार आता है, ये आंतरिक उपयोगकर्ता होते हैं। और बाह्य उपयोगकर्ता सरकार, समाज, बैंक, विनियोजक, ये बाहर के होते हैं। ऐसा माना सकता है कि बाहर के उपयोगकर्ता वो जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय लेखांकन से संबंधित नहीं हो, तो वो बाह्य उपयोगकर्ता होते हैं। और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लेखांकन से संबंधित हैं और अपना खुद का एक मतलब अधिक विश्वसनीय योग्यता रखते हैं, तो वो लेखांकन के आंतरिक उपयोगकर्ता कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या लेखांकन की विशेषताएं। अब देखो लेखांकन की विशेषताएं दो प्रकार से मान सकते हैं। एक सामान्य लेखांकन की विशेषताएं किस प्रकार की होती हैं और एक गुणात्मक लेखांकन की विशेषताएं होती हैं। ऑप्शन सामान्य में क्या क्या है? केवल मौद्रिक लेन देन होते हैं, व्यवसाय की भाषा का लेखांकन, कला एवं विज्ञान दोनों, और वर्गीकरण, सारांश एवं सूचना। ठीक है, वर्गीकरण में क्या होता है? क्लासिफिकेशन में सारांश निकलेगा और उसकी सूचना कौन यूटिलाइज करेगा? उपयोगकर्ता। और उपयोगकर्ता कौन होते हैं? अभी पढ़े कि आंतरिक उपयोगकर्ता या बाह्य उपयोगकर्ता, जो भी अपन लेखांकन के अकॉर्डिंग करते हैं। अब गुणात्मक में क्या? एक तो प्रासंगिक, रेलेवेंट, बोधगम्यता, तुलनीयता और विश्वसनीयता। देखो प्रासंगिक, रेलेवेंट, यानी कि कोई भी घटनाएं हैं, व्यवहार है, वो व्यवसाय से संबंधित होनी चाहिए, लेखांकन से संबंधित होनी चाहिए, प्रासंगिक होनी चाहिए, तो ये काम आता है। बोधगम्यता, अब देखो जो भी अपने घटनाएं या व्यवहार हुए, तो वो किससे रिलेटेड होने चाहिए? एक ज्ञान से रिलेटेड होने चाहिए, ताकि उसकी रीतियाँ और विधियों का यूटिलाइज करके अपन लेखा कर सकें। तुलनीयता, एक दो अकाउंटिंग पीरियड एज ए मान ले कि 2017 और 2018 का अलग अलग P&L दे रखा है, तो उनके बीच में तुलना करके अपन टर्नओवर कैलकुलेट कर सकते हैं, टर्नओवर कैलकुलेट कर या आर्थिक स्थिति निकाल सकते हैं बैलेंस शीट से। तो ये तुलनीयता होनी भी ज़रूरी है। और विश्वसनीयता, बिना विश्वसनीयता के लेखा कर ही नहीं सकते। तो लेन देन कर रहे हैं, लेन देन का रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये मान के चलेंगे जो रिकॉर्ड किया वो सही किया होगा, तो ये विश्वसनीयता होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये गुणात्मक पूछ ले कि गुणात्मक में कौन कौन से आते हैं? एक तो प्रासंगिकता, बोधगम्यता, तुलनीयता और विश्वसनीयता। ठीक है, ये 4 प्रकार से आते हैं। आगे नेक्स्ट, ये लेखांकन की विशेषताएं थी। आगे देखते हैं, आगे है पुस्तपालन और लेखांकन में अंतर। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। पुस्तपालन, बुक कीपिंग। पुस्तपालन क्या है? प्रथम सीढ़ी है, बिल्कुल सामान्य पढ़ा लिखा आदमी भी ये काम कर सकता है। पुस्तपालन का रूटीन कार्य होता है, ये डेफिनेटली रूटीन कार्य होता है। दैनिक लेन देन या डेली के बोल सकते हैं ट्रांजैक्शन, उनका रिकॉर्ड करना होता है। व्यवहार एवं लेन देन की समझ होनी चाहिए और स्रोत प्रलेख होता है, इनके बीच में एक प्रलेख के रूप में देय होता है। लेखांकन, अब देखो लेखांकन दूसरी सीढ़ी है, अभी जो अपन ने स्टार्टिंग में देखा था, तो लेखांकन की दूसरी सीढ़ी है। वैज्ञानिक ज्ञान का होना चाहिए और विश्लेषणात्मक प्रक्रिया होनी चाहिए और विशेष लेखों की समझ होनी चाहिए। तो लेखांकन और पुस्तपालन में ये फर्क है, पुस्तपालन पहला कार्य है और लेखांकन दूसरा कार्य है, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये पुस्तपालन और लेखांकन का मोटा मोटा अंतर है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है लेखांकन के उद्देश्य। लेखांकन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, सही लाभ हानि की गणना करना, बिल्कुल ये उद्देश्य होता है कि सही लाभ हानि की गणना करेंगे, सही आर्थिक स्थिति का पता लगाना, कर निर्धारण हेतु टैक्स देने के लिए भी अपन को अकाउंटिंग में लाभ हानि का कैलकुलेट करना भी जरूरी होता है, लाभ हानि के पश्चात ही टैक्स दिया जाता है। उपयोगकर्ताओं को सूचना की प्राप्ति, उपयोगकर्ताओं से अपन क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, प्राप्त करेंगे। और प्रभावी नियंत्रण, ये लेखांकन के उद्देश्य होते हैं। प्रभावी, एक इफेक्टिव कंट्रोल होना चाहिए उसके ऊपर। ठीक है, ये अकाउंटिंग के उद्देश्य।
नेक्स्ट, लेखा प्रणालियाँ। देखो अकाउंटिंग सिस्टम, नॉर्मली ये देखा था कि अकाउंटिंग सिस्टम क्या है। अकाउंटिंग सिस्टम आया तो मतलब कहाँ से आया है, किस प्रकार, जिस प्रकार अपन ने इतिहास में देखा था लुकास पेसियोली, उससे पहले भी कौटिल्य के समय में रूस, इटली, उस प्रकार वेनिस एरियम, बेबीलोनिया नगरी, है ना। इस वहाँ से अब देखा जाए तो लेखांकन के प्रणाली अकाउंटिंग सिस्टम में तीन प्रकार के अकाउंटिंग सिस्टम नजर आते हैं। एक एकरा लेखा प्रणाली यानी सिंगल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली यानी ड्यूल एंट्री सिस्टम, और महाजनी लेखा प्रणाली यानी महाजनी एंट्री सिस्टम। ये तीन प्रकार की अपने को देखने को मिलती हैं प्रणालियाँ सिस्टम। एक कौन सी, सिंगल एंट्री सिस्टम, ड्यूल एंट्री सिस्टम एंड महाजनी एंट्री सिस्टम। ठीक है, अब देखते हैं पहले एकरी लेखा प्रणाली क्या बोलती हैं, इसके बारे में देखते हैं। एकरी लेखा प्रणाली यानी अपूर्ण लेखा पद्धति बोल सकते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम। ये प्रणाली पर्सनल अकाउंट को सबसे अधिक महत्व देती है। पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खातों को सबसे अधिक महत्व देने वाली एकरा लेखा प्रणाली होती है, क्योंकि ये किससे रिलेटेड होती है, पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड हो, जैसे राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, विराट अकाउंट, कौली अकाउंट, ये तरह तरह के अकाउंट होते हैं ना, इनसे रिलेटेड पर्सनल अकाउंट होते हैं, खाते, व्यक्तिगत खाते, जिनके अंदर डेटर और क्रेडिटर के ही खाते खोले जाते हैं, देनदार और लेनदार के ही खाते खोले जाते हैं। तो इस खातों में एकरा लेखा प्रणाली का अधिक महत्व होता है। आगे देखो, एकरा लेखा प्रणाली छोटे आकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त होती है। किस छोटे आकार के लिए ये एकरा लेखा प्रणाली उपयुक्त मानी जाती है। इसमें लेखा अलग अलग तरीकों से किया जाता है। एकरा लेखा प्रणाली में लेखों दोनों साइड यानी डेबिट क्रेडिट, कुछ में एक साइड तथा कुछ में लेन देन ऐसे भी हैं होते हैं जिनका बिल्कुल लेखा नहीं किया जाता है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि कभी डेबिट हो जाता है तो क्रेडिट नहीं होता है, डेबिट क्रेडिट बराबर भी नहीं आती है, और कभी कभी तो दोनों का ही लेखा नहीं होता, कभी डेबिट का ही नहीं होता है, कभी क्रेडिट का नहीं होता। कुल मिला के एक पक्ष ही प्रभावित होता है, दोनों पक्ष का इसमें कोई लेना देना नहीं होता, तो वो सिंगल एंट्री सिस्टम कहलाती है। और ये व्यापारिक में ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। इसमें व्यवसाय व्यापारिक और निजी वित्तीय स्रोतों के लिए रोकड़ बही रखा जाता है, यानी कैश बुक रखी जाती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट। और एकरा लेखा प्रणाली क्या बोलती है कि इस प्रणाली में द्विअंकन की भांति ही सहायक पुस्तकों का इस्तेमाल किया जाता है। पुस्तकों का इस्तेमाल तो इसमें भी किया जाता है। अपूर्ण लेखा प्रणाली में सूचनाओं की जानकारी बिल, वाउचर आदि की सहायता से रखी जाती है। ठीक है, अपूर्ण लेखा प्रणाली की सूचनाओं की जानकारी तो वैसे भी वाउचर के माध्यम से ही रखी जाती है। अपूर्ण लेखा प्रणाली को छोटे स्तर के व्यवसाय जैसे कि एकांकी व्यापार व साझेदारी व्यापार द्वारा रखा जाता है। इसमें मजदूरी, ब्याज, वेतन आदि से संबंधित किसी भी तरह के खाते नहीं रखे जाते हैं। तो अपन अभी देखा था कि ये पर्सनल अकाउंट से संबंधित है, व्यक्तिगत खातों से संबंधित है, तो इसमें नॉमिनल अकाउंट के नाम अंतर भी नहीं आता है। तो इसमें मजदूरी, ब्याज, वेतन आदि से संबंधित किसी तरह के खाते नहीं रखे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एकरा लेखा प्रणाली के दोष। इसके दोष क्या हैं, कमियां क्या हैं, देखते हैं कमियां। इसमें केवल पर्सनल अकाउंट को ही महत्व दिया जाता है, रियल और नॉमिनल अकाउंट पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो अपन ने आगे भी देखा था कि पर्सनल अकाउंट पर ही इसमें ज़्यादा फोकस किया जाता है, ना ध्यान दिया जाता है। ट्रायल बैलेंस को तैयार करने में काफ़ी कठिनाई होती है। तो ट्रायल बैलेंस को तैयार करने में एकरा लेखा प्रणाली में काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं। तो कुछ स्थिति में ट्रायल बैलेंस तैयार ही नहीं किए जाते हैं, तो कुछ स्थिति ऐसी आ जाती है, कंडीशन ऐसी आ जाती है जिसमें अपन ट्रायल बैलेंस तैयार भी नहीं कर सकते। तो ये एकरा लेखा प्रणाली एक नॉर्मल व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती है। ठीक है, इसमें लेखा पूरा नहीं होता है, जिसमें चल कपट गबन की संभावना बनी रहती है। इस प्रकार के केस इसमें होते रहते हैं। अशुद्धियों का सुधार न होना इस प्रणाली के अहम दोष हैं। विभिन्न वर्षों के रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता। देखो, विभिन्न वर्षों के रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण इसमें तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता। तो अपन ने वो देखा था बोधगम्यता, तुलनीयता, तो इस प्रकार के होने जरूरी है। इसमें ना तो प्रासंगिकता है, रेलेवेंट तो है, फिर भी उसमें ये नहीं कह सकते तुलनात्मक नहीं है, बोधगम्यता की कमी है। तो इस प्रकार से ये सामान्य गुणात्मक परिभाषा से विपरीत चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, दोहरा लेखा प्रणाली। अब एकरा लेखा प्रणाली हो गई, अब दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली नाम आते ही एक ही आदमी का नाम आता है, एक ही, उसे भगवान कह सकते हैं, फादर कह सकते हैं अकाउंटिंग का, लुकास पेसियोली नाम आता है दोहरा लेखा प्रणाली, जिसने पूरी पूरी अकाउंटिंग के बारे में बताया कि क्या डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, आने वाले, पाने वाले या देने वाले को क्या करना है, व्यवसाय में आने वाले को डेबिट, जाने वाले को क्रेडिट, एक व्यवहार के दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट, ये सारा का सारा देने वाला श्रेय किसी ना किसी बंदे को जाता है, तो वो है लुकास पेसियोली। तो दोहरा लेखा प्रणाली, ड्यूल अकाउंटिंग सिस्टम। इसके बारे में क्या, प्रत्येक लेन देन से दो तरह के खाते प्रभावित होते हैं, दो तरह के खाते प्रभावित होते हैं, जिसमें एक खाता पाने वाला और दूसरा खाता देने वाला होता है। जहाँ पर पाने वाले व्यक्ति और खाते को डेबिट किया जाता है, जहाँ पाने वाले व्यक्ति को या आने वाली वस्तु को डेबिट, और जो देने वाले व्यक्ति के खाते को क्रेडिट किया जाता है। जो देने वाले व्यक्ति के खाते को क्या किया जाता है, क्रेडिट। और प्रत्येक लेन देन में समान राशि पाने वाले के डेबिट पक्ष में लिखी जाती है और देने वाले के खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखी जाती है। तो दोहरा लेखा प्रणाली से ये समझ में आता है कि डेबिट और क्रेडिट का योग बराबर होगा। तो ट्रांजेक्शन होगा जो भी, राम ने 2000 रुपये का माल खरीदा, तो अपन परचेज अकाउंट डेबिट,
टू कैश करेंगे, अगर कैश में खरीदा, उधार खरीदा है तो क्रेडिटर करेंगे। तो इस प्रकार से डेबिट और क्रेडिट, 2,000 से डेबिट और 2,000 से क्रेडिट, तो बराबर का ट्रांजैक्शन होना जरूरी है। तो ये दोहरा लेखा प्रणाली बताती है। और व्यवसाय के लिए सबसे और सर्वप्रयुक्त कोई मानी जाती है लेखा प्रणाली, तो ये है दोहरा लेखा प्रणाली। नेक्स्ट, महाजनी लेखा प्रणाली, लास्ट एंड फाइनल महाजनी लेखा प्रणाली। महाजनी लेखा प्रणाली ये बहुत प्राचीन समय से चलती आ रही है, परंपरागत रूप से चली आ रही थी। और इस प्रकार से एक हुआ करती थी, जिसे कहते हैं कि लेखा बुक किस प्रकार, पहले इस प्रकार की होती थी, इसको बांध दिया करते थे। और महाजन लोग क्या करते थे, इसको ओपन करके फिर इसमें ऐसे लिखते थे कि एक खाता लिख दिया, जो भी लिखना था उसके बारे में पूरा का पूरा एक डिस्क्रिप्शन दे देते थे कि भाई इसको उधार दिया है, इसने रोकड़ दिया है, एक ही लाइन में चलता था पूरा का पूरा। तो महाजनी रोकड़ लेखांकन प्रणाली ये आज भी ग्रामीण क्षेत्र में ये देखने को मिल जाती है कि दुकानदार इस प्रकार की एक बुक रखते हैं जिसे वो अपनी खाता बही कहते हैं। तो महाजनी लेखा प्रणाली आज भी कहीं ना कहीं काफ़ी जगह विद्यमान है। कभी मौका मिले तो इसको देखना जरूर। ठीक है, यह परंपरागत रूप से चली आ रही थी महाजनी लेखांकन प्रणाली। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर आज अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर कल करेंगे। और एक पौधा अवश्य लगाए, एक पौधा मौका मिले तो एक पौधा ज़रूर लगाए। अमृता देवी जो पर्यावरणविद थी, अभय सिंह शासक के समय, अमृता देवी आदरणीय हैं, पूजनीय हैं अमृता देवी जी। और सब्सक्राइब कीजिए अपना चैनल। और थैंक यू, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। बाय, टेक केयर।